Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 9 September 2025 and we are going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देख रहे हैं, it is with regard to आज के दिन यानी कि 9 सितंबर को we will see the appointment of a new vice president. तो अगर इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं, we've known कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, इन्होंने हेल्थ रीजन साइट करके रिजाइन कर लिया था. He gave his resignation to the president द्रौपदी मुर्मू. So then we required a new vice president. तो उसके लिए यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं. कैंडिडेट्स कौन है? कैंडिडेट्स भी अभी देखते हैं. और अभी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम जल्दी से थोड़ा रिकैप करें, इनका पोस्ट क्या है, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब जल्दी से एक बार देखते हैं एंड देन वील सी. तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, ही इज द चेयरमैन. किसके चेयरमैन होते हैं ये? यस, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. तो ये राज्यसभा का जो कंडक्ट करने वाले जो इंसान है वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट. ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. सो यहाँ पे इनका जो टर्म होता है, इनका टर्म होता है 5 years का. राइट, अभी हम देखते हैं सो फार ओनली 3 वाइस प्रेसिडेंट्स हैव रिजाइंड. ओके, 3 वाइस प्रेसिडेंट्स हैव रिजाइंड. तो जगदीप धनखड़ अभी है और पहले के 2 कौन थे? वी गिरी और आर वेंकटरमन. वी गिरी और आर वेंकटरमन, क्योंकि ये जो 2 है दे वांटेड टू बी प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट इलेक्शंस करने के लिए इन्होंने रिजाइन कर लिया था. Who is the only vice president who died while in office? ये आपको मुझे comment section में बताना है. I've already covered this in my classes as well. Who is the vice president who died in office? The only vice president who have died in office. तो ये आप मुझे comment section में बताना. Further, अगर आपको vice president बनना है, then you have to be 35 years of age and you also have to be eligible to be a member of the Rajya Sabha. हम देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है. यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे होगा? This will consist of all the members of the parliament. सभी members यानी कि लोकसभा में as well as राज्यसभा के members यहाँ पे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. यहाँ पे जानना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंट वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स आल्सो पार्टिसिपेटिंग, बट ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए ओनली एमपीज, ओनली लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स. और मान लो अगर इनको निकालना भी है तो भी सिर्फ एमपीज डिसाइड करते हैं, यानी कि अगेन दोनों लोकसभा राज्यसभा, इवन दो इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स भी और राज्यसभा के मेंबर्स भी. राज्यसभा के मेंबर्स विद रिगार्ड टू इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी यानी कि 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, और इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है 50% लेकिन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप माइनस द वेकेंट सीट्स. 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप माइनस जो वेकेंट सीट्स हैं, जो भर्ती नहीं हुए हैं, उनको कट करके जो 50% बनता है, डजंट मैटर दे आर प्रेजेंट और नॉट, वो इफेक्टिव में आता है. बट दोज हु आर प्रेजेंट एंड दे आर वोटिंग, उसको हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी. नाउ लेट अस सी हु आर द कैंडिडेट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट. तो कैंडिडेट्स हम देखते हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं. फर्स्ट वन इस सीपी राधाकृष्णा. तो याद रखो ये बीजेपी के साइड से, यानी कि ये रूलिंग पार्टी के साइड से एनडीए कैंडिडेट हैं. हु इज करंटली आल्सो द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र. ये गवर्नर ऑफ झारखंड भी रह चुके हैं. एंड इफ यू सी ही हैज स्ट्रॉन्ग रूट्स विद तमिलनाडु, ओनली बीजेपी लीडर फ्रॉम तमिलनाडु आल्सो टू विन 2 लोकसभा इलेक्शंस. फर्दर हम देखते हैं कि वो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. सो दैट इज अबाउट सीपी राधाकृष्णा. The second candidate from the opposition side यानी इंडिया साइड, इंडिया ब्लॉक, यहाँ पे है जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी. ओके, सो यहाँ पे ये एक रिटायर्ड जज है, रह चुके हैं 2011. ओके, एंड यहाँ पे हम देखते हैं दैट ही इज द फर्स्ट एवर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, okay, who is standing for the vice president election. So this is very very important कि एक पहले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं who is participating in the vice president elections. and बहुत सारे यहाँ पे constitutional judgments भी इन्होंने सुनाए हैं, डिलीवर किए हैं. So ये 2 हमारे कैंडिडेट्स हैं. Let us see who it is going to be.
फर्दर हम देखते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है एंड दैट इज दैट हिमाचल प्रदेश अभी एक फुल्ली लिटरेट स्टेट बना है। अपार्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, विच आर द अदर स्टेट्स दैट हैव गॉट द टैग ऑफ फुल्ली लिटरेट, ये देखते हैं। सो प्लीज राइट डाउन। द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी था जो है लद्दाख। इसके अलावा वी हैव मिजोरम which was the first state to become, उसके बाद था गोवा एंड उसके बाद था त्रिपुरा एंड नाउ द रिसेंट वन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सो दीज आर कंसिडर्ड, फर्स्ट वन इज लद्दाख, लद्दाख के बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। इनको फुल्ली लिटरेट स्टेट ज्वाइन किया कहा गया है। अभी इसका मतलब क्या है? Let us understand. लिटरेसी का मतलब क्या है? अगर तुम लिख पढ़ सकते हो तो हम आपको लिटरेट कहेंगे। सो द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कंप्यूट विद कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, तुम अंडरस्टैंड, तुम इंटरप्रेट कर सकते हो, राइट? सो विद रिगार्ड टू बेसिक डिजिटल लिटरेसी, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज जनरल लिटरेसी। Whereas अगर मैं फुल लिटरेसी की बात करूं तो ये कैसा डिफरेंट है? दिस इज टू बी कंसिडर्ड 100% अगर रीजन लिटरेट है, बट वी हैव अ क्राइटेरिया जो स्टेट्स को हम देते हैं कि अगर तुम 95% लिटरेसी है इन स्टेट एंड यूटी, देन वी ऑल्सो विल कंसिडर एज फुली लिटरेट। सो इट डज नॉट मीन 100%, इट मीन्स 95% अबव, तो हम आपको कंसिडर करेंगे एज फुल्ली लिटरेट। सो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे आया है 99.3, ठीक है? कितना लिटरेसी रेट है? 99। सो इट्स नॉट 100%, बट बिकॉज वी आर कंसिडरिंग 95% अबव, तो इसीलिए हमने बोला कि यस यू ऑल्सो आर फुली लिटरेट। तो हिमाचल प्रदेश गॉट 99.3% and it is first among all the states for a very important factor called as student teacher ratio। कितना स्टूडेंट्स होने चाहिए एक टीचर के पास, तो वो रेशियो टॉप में बनाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज टॉप among all the states in the student teacher ratio। Now under what scheme we see कि हिमाचल प्रदेश को बनाया है as fully literate state? It is under this NILP। NILP क्या है? That's the New India Literacy Program। New India Literacy Program। इसका एक नाम है called as उल्लास। इसका दूसरा नाम क्या है? उल्लास। उल्लास का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो याद रख लेना, is understanding of lifelong learning for all in society। Understanding of lifelong learning for all in society। याद रखना, this is launched by the Ministry of Education, जो है धर्मेंद्र प्रधान। Okay, he is the current minister, धर्मेंद्र प्रधान, the current Ministry of Education। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पे हम देखते हैं जो टेन्योर था फ्रॉम 22 टू 27, यानी कि 5 साल के लिए ये स्कीम चलेगा। नाउ यहाँ पे कौन से बच्चों को पढ़ाया जाता है? व्हाट इज द एज ग्रुप दैट इज बीइंग डन? इट इज 15 years of age and above। मतलब क्या है 15? why specifically 15? what is so special about it? Because do you know about right to education? राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है जो 21A के अंदर आता है, राइट? इसके अंदर एक एक्ट भी आता है, एक एक्ट भी पार्लियामेंट ने बनाया है कॉल्ड एज RTE एक्ट 2009, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए बहुत यहाँ पे स्कीम्स चलाए हैं, यहाँ पे एक्ट बनाया है, यहाँ पे आर्टिकल भी बनाया है जो आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया। मतलब ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट जो 2002 में किया। लेकिन ये जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं ये फोकस करता है मेनली 6 to 14 years के एज ग्रुप के बच्चों के लिए, यानी कि अगर बच्चा 6 से 14 साल के बीच में है देन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 years ओनली। तो 14 years के बाद क्या करेंगे, यानी 15 years के बाद ये इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट टारगेट करी। तो ये एक स्कीम है, तो इस स्कीम के अंदर 15 years एंड अबाउ नॉन लिटरेट जो पढ़े लिखे नहीं है उनको यहाँ पे फोकस किया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, स्किल्स दिया जाएगा। एंड दिस इज मेनली फोकसिंग फॉर फीमेल्स बिकॉज दे मे नॉट हैव हैड द अपॉर्चुनिटीज टू बी लिटरेट, एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड स्टेट्स है वहां पे इसको फोकस करते हैं।
टारगेट कितना कर रहे हैं हम? 5 करोड़ लर्नर्स, यानी 5 साल के लिए 5 करोड़, यानी हर साल 1 करोड़ को यहाँ पे टारगेट किया है, 1 करोड़ पर ईयर। एंड यहाँ पे कौन से माध्यम से किया जाएगा? वन इज ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम, दैट्स कॉल्ड OTLIS, एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NCERT, NIOS, तो ये सब माध्यम मीडियम से इनको पढ़ाया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, अंडर विच हिमाचल Pradesh is now a fully literate state. Let us now proceed to the next article. जो अगला आर्टिकल हम देख रहे हैं, that is with regard to सेंटर का जो एक पैनल है, इन्होंने नोट दिया है टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ द रॉक फॉस्फेट माइन ऑन द बस्टर्ड हैबिटेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस आर्टिकल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट को प्रपोज किया है। कहाँ पे ये प्रोजेक्ट है? दैट इज बिरमानिया रॉक फॉस्फेट माइन। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने कहा है कि एक कमिटी बनाई जाएगी कॉल्ड एज द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, और ये एक EIA सेटअप करेगी, अप्रूव की है। तो EIA क्या होता है? EIA का फुल फॉर्म है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, सो जो EAC है, इन्होंने अप्रूव किया कि EIA होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? ये पर्टिकुलर माइन के लिए जिसका नाम है बिरमानिया रॉक फॉस्फेट माइन। अब ये EIA क्या होता है? EIA जो है एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है, यानी US से लिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, और ये इंडिया में आया था 2006 में, जब हमने इसके लिए नोटिफिकेशन, इसका एक ड्राफ्ट रूल्स बनाया था। तो 2006 में वी ब्रॉट अबाउट द EIA, यानी कि अगर कोई साइट में एक प्रोजेक्ट बनाना है, मान लो फॉरेस्ट रीजन में एक रिसोर्ट बनाना है, तो ये रिसोर्ट बनाने से पहले, ये प्रपोज प्रोजेक्ट से पहले तुमको चेक करना होगा इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो कितने यहाँ पे जॉब्स जनरेट होंगे, यहाँ पे पोल्यूशन कितना क्रिएट होगा, यहाँ पे कंडीशंस कैसे, सोसाइटी कैसे चेंज होगी। सो ऑल ऑफ दोज डेटा needs to be reported and needs to be assessed through the EIA. तो ये 2006 में आया ये कॉन्सेप्ट इंडिया में, and under which act? Under the Environment Protection Act of 1986. तो इस एक्ट के अंदर ये डेटा हम देते हैं, ये असेसमेंट आया। Now, coming to understand, we have proposed over 400 hectares in जैसलमेर। ये कहाँ पे है? जैसलमेर में प्रोजेक्ट है, जहाँ पे, जिसके कारण हम EIA कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट किस कंपनी का है ये भी दिया है। इट्स कॉल्ड द FCI अरावली जिप्सम एंड द मिनरल्स इंडिया लिमिटेड। Now, what is its company doing? The company mines, okay, mines को ले रही है। कौन सी mines को? मैंने रॉक फॉस्फेट। अभी रॉक फॉस्फेट से क्या करेगी कंपनी? कंपनी बनाएगी फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, यानी कि रॉक फॉस्फेट से क्या बनता है? फॉस्फेट के फर्टिलाइजर्स। तो ये माइन करके यहाँ पे इस जगह को ये अफेक्ट करेगी। कहाँ पे जगह है ये? जैसलमेर में 400 एकड़ का जगह है। तो नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ये एक कंजर्वेशन जोन है, पोटेंशियल कंजर्वेशन जोन है, जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई द CIA सेड कि नहीं, आपको अच्छे से EIA करना पड़ेगा एंड सी इफ इट इज अफेक्टिंग दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। इसको कहा जाता है आर्डियोटिस निग्रीसेप्स। Okay, did you know that? ये जो Great Indian Bustard है, this was also a candidate for the National State Bird of India, and this is one of the heaviest birds that can fly. तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। एंड जैसे पाकिस्तान के रीजन में इसका जो मीट है ये कहाँ खाया जाता है। ओके, द पीपल देयर कंज्यूम दिस, एंड इफ यू सी दैट इनका जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, यानी कि 150 से कम इनका बर्ड्स बचे हैं बस। तो इसीलिए इट कम्स अंडर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ द IUCN। तो IUCN ऐसे 9 कैटेगरीज देती है, और सबसे
एक्सट्रीम जो है एक्सटिंक्ट होता है, मतलब मान लो कि अगर पाए नहीं जाते हैं तो एक्सटिंक्ट में होता है, अगर बहुत सारे हैं तो लीस्ट कंसर्न होता है, अगर है बट कम है तो नियर थ्रेटेंड या वल्नरेबल होते हैं, या बहुत यहाँ पे कम हो रहे हैं, ओके, बहुत डेंजर में है, स्पीशीज कम हो रही जा रही है, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में लगाते हैं। तो वैसे 9 कैटेगरीज हैं और इसमें एक कैटेगरी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो ये जो जोन हमने बताया था जैसलमेर का जगह में, यहाँ पे दिस इज अ रीजन वेयर दिस इज कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल जोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट ये दूसरे इनके प्रोटेक्शन स्टेटसेस हैं, जैसे कि साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है, मतलब 2 कंट्रीज अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको रिपोर्ट करना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट, ये इलीगल माना जाएगा। सो दिस इज फॉर 2 स्पीशीज। अपेंडिक्स 1 में 2 स्पीशीज आते हैं जो बहुत कम है और उसको प्रोटेक्ट करना है और यहाँ पे ट्रेड करना मना है, ठीक है। सो अपेंडिक्स 1 इज द मोस्ट हाई सिक्योरिटी वन। नेक्स्ट इज CMS यानी कि माइग्रेटरी स्पीशीज में भी ये हाईएस्ट लेवल में आता है अपेंडिक्स 1, और जो हमारे इंडियन एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, इट कम्स अंडर 1972 शेड्यूल 1 के सेक्शन में। अगर आप देखते हो कि कितने यहाँ पे कौन से रीजन्स में यू विल फाइंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दे आर प्रोहिबिटेड टू ओनली सर्टेन रीजन्स ऑफ इंडिया, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, यहाँ पे बस आप मिलता है कुछ नंबर्स। सो इट माइग्रेट्स फ्रॉम राजस्थान टू पाकिस्तान इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो ये था, हमने देखा साइट्स एंड द लोकेशन व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम देखने वाले हैं, इट इज विद रिगार्ड टू इजराइल इंडिया रिलेशंस। तो हम देखते हैं इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने साइन किया है एक अग्रीमेंट विद इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हु इज निर्मला सीतारमण। सो वी विल सी क्विकली व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डेटा फॉर आवर एग्जाम। तो what is the name of Israel's finance minister? Bezalel Smotrich। एंड इंडिया की तो पता ही है, निर्मला सीतारमण। इन्होंने ये आए थे न्यू दिल्ली और उन्होंने साइन किया है द बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट। सो दिस इज द अग्रीमेंट का नाम। नाउ रिमेंबर BIA जो था लास्ट ईयर भी न्यूज में था, बिकॉज वी दैट टाइम साइंड इट विद UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साइन किया था। अभी किसके साथ साइन किया हमने? अभी हमने इजराइल के साथ साइन किया। सो दे कैन आस्क यू दिस। Now, what exactly is this bilateral investment agreement? नाम से पता चलता है कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। Yes, so यहाँ पे रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट होगा, यानी हमारे लोग वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, वहां के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा? Of course, कंट्रीज में जो हमारी इकोनॉमी की बात करें तो दिस विल गिव इट बूस्ट टू दैट। इन्वेस्टमेंट आएगा तो जॉब्स क्रिएट होगा, जॉब्स होगा तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स बढ़ेगा, हम स्पेंड ज्यादा करेंगे, लोग डिमांड करने लगेंगे, है ना, सप्लाई और भी बढ़ाएंगे। सो दिस अल्टीमेटली विल क्रिएट अ बूस्ट इन द इकोनॉमी। सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट agreement for us. It's a very important, it's a good news for all of us. Now, इजराइल जो है, it's the first OECD member जिसने इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है। अभी OECD क्या है, वी आर गोइंग टू सी दैट इन अ व्हाइल, पर याद रखना इजराइल पहला ऐसा OECD मेंबर है जिसने इंडिया के साथ ऐसा एक अग्रीमेंट साइन किया है। Now, what exactly is the BIA going to do? ये प्रोटेक्शन क्रिएट करेगा फॉर इन्वेस्टर्स, यानी मान लो कि हमारे इन्वेस्टर्स ने वहां पे इन्वेस्ट किया, इजराइल में इन्वेस्ट किया, बट वी नो दैट द कंडीशंस आर नॉट स्टेबल, राइट। यहाँ पे देखते हैं कि दे आर कॉन्स्टेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट विद देयर नेबर्स। सो इन दैट केस व्हाट इज द श्योरिटी फॉर अस, राइट, हमारे इन्वेस्टमेंट्स खतरे में होंगे। तो यहाँ पे इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर आवर इन्वेस्टर्स कि मान लो दे आर नॉट एबल टू पे बैक फॉर सम रीजन और सो, देन उसकी गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करेगी। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट यानी कि उनके यहाँ पे भी उनके इन्वेस्टर्स भी हमारे यहाँ पे आएंगे और अल्टीमेटली ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा। इजराइल के साथ हमारा पहला भी अग्रीमेंट हुआ था 1996 में, जो रिप्लेस हुआ गया था, जो टर्मिनेट किया गया था 2017 में एज पार्ट ऑफ रिवाइज इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पॉलिसी, और अभी वापस से हमने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बनाया है इन द ईयर 2025। Now let us understand what do you understand by the term OECD. तो OECD का मतलब है Organization for Economic Cooperation and Development. ये एक intergovernmental body है, economic cooperation है, mainly to have
economic progress and world trade. Now you will find mainly developed countries coming under OECD because अगर मान लो कोई high income economies है या उनका HDI index high है, can you tell me what is India's rank in HDI and you also have to tell me कौन सा top है कौन सा bottom country है in the HDI, क्योंकि we have done this again recently. तो HDI की अगर हम बात करें, जिसका ज्यादा HDI है Human Development Index as well as जिसका ज्यादा with regard to income है, अगर डेवलप कंट्री है, सो जो डेवलप कंट्री है सो दे आर पार्ट ऑफ OECD, ओके जनरली. तो यहाँ पे याद रखना इट इज फाउंडेड इन 1961. इसका जो हेडक्वार्टर्स है पेरिस में है एंड टोटल कितने कंट्रीज है 38. जो लास्ट कंट्री ज्वाइन हुआ था वो है कोस्टा रिका जो 2021 में ज्वाइन हुआ था. रिमेंबर इट्स ओनली डेवलप्ड कंट्री. सो इज इंडिया अ मेंबर? नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, बट याद रखना कि एक की इकोनॉमिक पार्टनर है. दैट्स व्हाई इट इज सेड ना कि हमने पहले ऐसे OECD कंट्री के साथ साइन किया है. सो इजराइल इज एन OECD मेंबर. फर्दर इनके कौन से रिपोर्ट्स हैं, इंडाइसेस हैं? इट इज द गवर्नमेंट एट अ ग्लैंस एंड OECD बेटर लाइफ इंडेक्स. तो ये पब्लिश करता है OECD. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. Next article है it with regard to India, China, the need for border settlements. Now you must have noticed कि in the past few days we were always talking about border issues between India and China. So again this is in the news. ये काफी दिनों से यही चल रहा है with regard to because और यहाँ पे हम ज्यादा अभी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं. we are basically discussing about the past कि पास्ट में इंडिया और चाइना ने कैसे अपने बॉर्डर इश्यूज को मैनेज किया था, कैसे what were the discussions that happened, what were the leaders that were involved. तो ये पास्ट के बारे में ज्यादा डिस्कस कर रहा है. so we are going to understand a little of history in this particular context कि कौन थे जिन्होंने इनके साथ मीटिंग्स किया था, what is currently happening, what's the way forward, what is the current situation, ये सब. तो जल्दी से देखते हैं. 1979 की बात है ये. I've already covered part of history in my previous part, okay, in my previous video. तो ये थोड़ा continuation में समझते हैं. तो 1979 में क्या हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जो तभी के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे. सो ही विजिटेड चाइना एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू डू सो, क्योंकि हमने देखा था कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, राइट. And why was the Indo-China war also that we've seen कि इंडिया को रिक्लेम करना था जो अक्साई चिन एरिया है, but of course China was quite capable and we sort of were not able to do so. तो अभी अक्साई चिन is occupied by चाइना, whereas अरुणाचल प्रदेश जो चाइना को लगता है कि नहीं वो हमारा है, ओके, वो तवांग बोलता है उस रीजन को, तो वो इंडिया के पास है. अरुणाचल प्रदेश इज वेल विद इन इंडिया और उसके जो भी बॉर्डर इश्यूज ये वो, तो ये न्यूज में था. नाउ वापस से जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे 1979 में, ही वांटेड टू नॉर्मलाइज द इंडिया चाइना टाइज. चाइना के साइड से कौन थे? डेंग जियोपिंग, ठीक है, ही इज अनदर मिनिस्टर फ्रॉम चाइना साइड. तो इन्होंने एक डील ऑफर किया था कि अक्साई चिन हम रखेंगे, ठीक है, बदले में अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग रीजन जो हम मानते हैं वो आप रख लेना. पर क्या इंडिया ने एक्सेप्ट किया? इंडिया ने बोला नहीं, हम अपने देश को तोड़ेंगे नहीं. एंड देन वाजपेयी कम्स एज अ प्राइम मिनिस्टर नाउ. सो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 1998 जो न्यूक्लियर टेस्ट था, वी हैड द पोखरान टेस्टिंग, इसमें चाइना और इंडिया के रिलेशंस अगेन वेंट बैड बिकॉज हमने क्या किया? न्यूक्लियर टेस्टिंग की. तो चाइना ने UNSC रेजोल्यूशन सपोर्ट भी किया था अगेंस्ट इंडिया बिकॉज ऑफ कोर्स इट डिड नॉट वांट इट्स ओन नेबर टू हैव न्यूक्लियर पावर बिकॉज चाइना के पास न्यूक्लियर पावर था. सो एज वेल एज चाइना वाज अ P5 मेंबर, राइट. तो इट डिड नॉट वांट इंडिया आल्सो टू पोजेस न्यूक्लियर. तो उन्होंने हमारे अगेंस्ट भी सैंक्शंस सपोर्ट किए थे. फर्दर 2003 में वापस से बीजिंग विजिट हुआ था जहां पे वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रपोज किया था अगेन कि बॉर्डर टॉक्स हो, अगेन सेटलमेंट हो, बिकॉज पहले हमने रिजेक्ट किया था, अभी वापस से बातचीत करें. उसके लिए एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म हमने स्टार्ट किया. ना व्हाट इज द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म? कि इंडिया से एक जन को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, चाइना एक साइड सिलेक्ट करेंगे और आपस में दे विल डिसाइड. तो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारे एंड से. हमारे एंड से कौन थे? ब्रजेश मिश्रा.
जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके थे. सो अलॉन्ग विद दैट चाइना के साइड से था दाई बिगू. ठीक है, दे वर अपॉइंटेड. ही वाज द फर्स्ट SR स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इन द बॉर्डर टॉक्स. नाउ व्हाट हैपेंड इज 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी का टर्म नहीं होता, खत्म हो जाता है. देन अगेन देयर इज अनसर्टेनिटी. Now 2005 में क्या होता है? Now we only negotiated document on border dispute पे सिर्फ बातचीत हुई थी. And again the swap was such that कि इंडिया will accept कि अक्साई चिन वो रखेंगे और चाइना एक्सेप्ट करेगा कि इंडिया अरुणाचल प्रदेश रखेगा. एंड इसमें कुछ की प्रिंसिपल्स डिसाइड किए थे कि अर्ली बाउंड्री सेटलमेंट विल बी द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. जो सेटलमेंट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, नॉट जस्ट ऑन हिस्टोरिकल टेक्निकल एंड सो, ये पॉलिटिकल बेस होगा. वी विल फॉलो द नेचुरल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, जो फीचर्स हैं जैसे कि माउंटेन्स हैं तो रिवर्स हैं, तो वो हम मानेंगे, नॉट एग्जैक्टली टेक्निकल एस्पेक्ट्स और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स. बोथ साइड्स विल कंसिडर ईच अदर्स इंटरेस्ट. दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे और जो लोग वहां पे हैं उनका ख्याल रखेंगे. जो सेटल पॉपुलेशन, मान लो अरुणाचल प्रदेश, सो उनके बारे में सोचेंगे, ना कि जस्ट बिकॉज दो रिलेशंस को यहाँ पे असर्ट करना है. नाउ चैलेंजेस क्या था? चैलेंजेस इज पहले चाइना ने अग्री किया था 2005 में, बट 2007 में इसने वापस से बैक ट्रैक कर लिया, इसने वापस ले ली. सो अगेन इट रीअसर्टेड क्लेम कि अरुणाचल प्रदेश जो तवांग रीजन है वो अपना है. ये चाइना ने वापस से स्टार्ट किया. Now here if you see again the point is that again we are having a meeting, again we are having a discussion to settle this case because China अभी भी they start naming districts of Arunachal Pradesh. ये करता है, अभी भी करता है. So इसीलिए ये sort out करने के लिए this is much essential. तो अगस्त 2025 में SR याद है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो 2005 में बना, 20 साल हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है. So यहाँ पे बोला है कि it is reaffirming the commitment that they gave to 2005. अभी बातचीत हो रही है और अभी करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस यही है कि अभी भी देयर इज हेवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट स्पेशली एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. यहाँ पे हम देखते हैं जो पास्ट एग्रीमेंट्स हैं ये फेल हो चुके हैं. ओके, एंड मेनली बिकॉज ये मिलिट्री प्रेजेंस अभी भी है वहां पे. कोर इशू लाइज की एक प्रॉपर लीडरशिप यहाँ पे उसको सर्टेन नहीं कर पाए, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हैं. एंड देयरफॉर वी आर टू 20 years and nothing is settled so far, and it's high time that we need to ensure what is exactly the situation maybe in the northeast or in Ladakh for that matter. तो ये हम देखते हैं कि what will be forward is yet to understand. क्या इस कौन सा मोड लेती है ये अभी देखना बाकी है. Now let's proceed to the next article. तो यहाँ पे एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था, okay, BRICS nations का BRICS leaders summit. However, Modi ji could not attend, and in place of Modi ji we have the external affairs minister जो है S जयशंकर, इन्होंने attend किया था. So who hosted this particular virtual meeting? ये इस बार का जो BRICS का लीडर है जो है Luiz Inácio Lula da Silva, who is the ब्राजील के प्रेसिडेंट. और बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट भी किया था, जैसे कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, all of them also participated, and इंडिया की तरफ से we had S जयशंकर. So यहाँ पे हम देखते हैं what was discussed and so on. यहाँ पे जैसे कि इंडिया की तरफ से we have 25% tariffs that are applied on India, okay, that's applied on India, as well as for penalty of Russian oil. ठीक है, यूएस ने किया है ना 25% हमको ज्यादा, बिकॉज हम रशिया के साथ ट्रेड करते हैं. फर्दर इट ऑल्सो इम्पोज 50% ऑन ब्राजील, इंडिया एंड ब्राजील, ये भी हमने देखा है. फर्दर इट कॉल फॉर स्टेबल प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट फॉर ट्रेड. तो यहाँ पे ज्यादा बातचीत की अगर हम बात करें, इट इज ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द रिसेंट प्रॉब्लम्स दैट यूएसए हैज बीन कॉजिंग फॉर अस, लाइक फॉर रशिया, बी इट ब्राजील, बी इट चाइना. ठीक है, तो ये जो टॉक्स हम कर रहे हैं इस बैकड्रॉप पे है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग करंटली. फर्दर इट स्ट्रेस्ड ऑन इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस
जो हम फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, बेनिफिशियल फॉर ऑल होने चाहिए। एंड इट ऑल्सो रेड फ्लैग्स की लिंकिंग ऑफ ट्रेड मेजर्स टू नॉन ट्रेड मैटर्स, ये नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रेड है वो ट्रेड के साइड होना चाहिए, जो नॉन ट्रेड जो हम रिलेशंस कर रहे हैं वो नॉन ट्रेड के साइड भी होना चाहिए। So these are the current problems that they see. Of course, the meeting is still ongoing, so there is nothing much that is going to happen. But if at all, there are some more declarations या agreements आते हैं, that time we will discuss. Now यहाँ पे इस बार का theme क्या है? The theme of the meeting is strengthening global South cooperation and promoting a more inclusive and sustainable global governance. You need to know this by heart. Although आपको पता है कि अच्छा ब्रिक्स पहले भी आया था, पिछले साल आया है, इस साल भी आएगा. Of course, there are chances that are there few, but it can surely be asked in other exams, right? So don't leave any topic because it has come in the past and there are less chances. Okay, don't think of that. आपको पढ़ना है and members कौन है, latest member कौन है, ये हमने of course already किया है. I'll just give you a quick recap BRICS का जो BRICS के बारे में and then we can end the session with the last article. तो BRICS का अगर हम बात करें, ये आइडिया दिया था by a person called as जिम ओनील, ठीक है, जो गोल्डमैन सैक्स में काम करते थे. एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ब्रिक मतलब द इमर्जिंग कंट्रीज जो वेस्ट के अपोजिट है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज आर ओनली द वंस दैट आर इमर्जिंग, बट इन्होंने बोला कि जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, दे आर अपकमिंग, दे आर इमर्जिंग इकोनॉमीज. फिर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था एंड तभी बना ब्रिक्स. सो जो पहला मीटिंग अलोंग विद साउथ अफ्रीका वाज 2010, बट ये ब्रिक वाले कंट्री ने कब ज्वाइन किया था? 2009 में. तो पहला मीटिंग इनका था यकातेरिनबर्ग, रशिया में हुआ था पहला मीटिंग. उसके बाद साउथ अफ्रीका ज्वाइन होता है इन 2010. अभी वी हैव टोटल 10 मेंबर कंट्रीज. सो ब्रिक के 5, ओरिजिनल 5, उसके अलावा EEIIU जो है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, UAE. इसमें से इंडोनेशिया जो है इट इज द लेटेस्ट कंट्री टू जॉइन ब्रिक्स. लेटेस्ट कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया. ठीक है, इनका हेडक्वार्टर्स नहीं है, पर इनका एक बैंक है कॉल्ड एज न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो बना था 2015 में. 14 में फॉर्मेशन हुआ, 15 में फॉर्म हुआ, तो 2015 इज द ईयर इट वाज फॉर्म. एंड याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये शंघाई में है, जो है चाइना में. ठीक है, so these are some key facts that we have already covered in our classes, but just a revision for you. Let's proceed to the next article, graft and gag. Now what happened is Nepal is in the news. Okay, तो नेपाल न्यूज में क्यों है? नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है KP ओली शर्मा ने बैन किए थे बहुत सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स. कौन से वेबसाइट्स? तुम्हारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, जो ट्विटर है, ऑल ऑफ दैट इज बैंड. ओके, सो यूथ क्या करेंगे? यूथ लोगों ने प्रोटेस्ट किया. सो जो जेनजी वाले हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड अनफॉर्चुनेटली 19 ऑफ देम वर किल्ड यस्टरडे बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट. सो यहाँ पे जो उनके होम मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन कर लिया, ओके, ऑन मॉरल ग्राउंड्स की बच्चे मारे गए एंड दे आर ऑल बिलो 28 years, राइट? सो अगेन दैट्स अ वेरी सैड थिंग. एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किए थे प्रोटेस्ट, किसने ऑर्गेनाइज किया था? समबडी कॉल्ड एज हेमी नेपाल ग्रुप, जो लीडर है इनके जो है सुधन गुरुंग. ठीक है, सो दिस इज सम हु हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस. So what were the reasons that they protested? The reasons for protesting was कि 26 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, ये बैंड किए गए थे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एज वेल, यूट्यूब, एक्स एक्सेट्रा. कुछ एप्स को यहाँ पे बैन नहीं किया था, जैसे कि टिकटॉक, वाइबर, वीटॉक, नींबू, स्पोपो, ये अलग अलग वेबसाइट्स बैन नहीं किए थे. 23 में बैन किए थे, पर वापस से वो चलाया है. So some websites are not banned. Now why did the government ban? ये देखते हैं. तो गवर्नमेंट बोलता है कि यहाँ पे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, मिसलीडिंग कंटेंट है, गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है. ओके, एंड सम अदर इज दैट इट इज नॉट कंप्लाइंग विद द लॉ. सो नेपाल में लॉ है कि मान लो तुमको रजिस्टर, जो एप्स है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा. ओके, प्रॉपर डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा. कुछ डेटा अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हटाओ तो हटाना पड़ेगा.
राइट। तो इंडिया में भी ऐसे ही कुछ सुना होगा आपने। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे बोला था, बट इन्होंने अभी कंप्लाई नहीं किया था। जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है इन्होंने कंप्लाई नहीं किया था, तो इसके वजह से इनको बैन किया गया था। सो यहाँ पे प्रोटेस्ट चले गए थे, जेंजी ने प्रोटेस्ट किया था, एंड इन द वेरी दुखद बात है कि यहाँ पे 19 ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइव्स टू दिस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द ग्राफ्ट एंड गैग, सो इट्स इन द न्यूज, तो ये आपको याद रखना है। So that is all with regard to today's daily news analysis. We've covered number of articles based on today's current affairs. If you have any questions, do write to us in the comment section, and we will see you in the next video. Thank you so much for watching.